नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जिला सीरीज का बागेश्वर जिला। डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, परीक्षावाणी बुक के अकॉर्डिंग जिला सीरीज से, तो हमने इस वीडियो में सारे कंप्लीट किए हैं। जो स्टूडेंट जिनका लेवल 0 है उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा, और जिनका लेवल पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए बात करते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गठन कब हुआ था। तो बागेश्वर जिले का गठन हुआ था 18 सितंबर 1997, 1997 को जिला बना था बागेश्वर। अब देखिए दोस्तों, 1997 में 3 जिलों का गठन हुआ था। तो आपने ट्रिक याद रखनी है, आरसीबी। आपने आईपीएल में बेंगलोर की टीम देखी होगी विराट कोहली की, तो उनकी टीम का नाम क्या है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, तो आपने याद रखना है आर फॉर रुद्रप्रयाग, सी फॉर चंपावत और बी फॉर बागेश्वर। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। जब आप पढ़ाई करते हो तो बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिक आप अप्लाई किया करो, ऐसे नहीं कि आप किनारे से रट्टा मारने पे लगे हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मंडल। तो ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। बागेश्वर जिला किसके अंतर्गत आता है? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। बागेश्वर जिला अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया। बागेश्वर जिला पहले किस जिले का भाग था? तो ये पहले अल्मोड़ा जिले का भाग था। ये अल्मोड़ा जिले से अलग करके बनाया गया है। और यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। ठीक है, तो आपने बुक में देखा होगा कहीं कि पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, लिखा हुआ है ना कहीं पे। तो इसीलिए लिखा है कि बागेश्वर तो 1997 में बना, 1997 में बागेश्वर बना। तो उस टाइम ये अल्मोड़ा के अंतर्गत आता था, तो इसलिए क्या लिखा रहता है कि पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। अब बुक में लिखा है कि पंत जी का जन्म कहीं कहीं बागेश्वर में हुआ, और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि पंत जी का जन्म तत्कालीन अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? नई बुक में भी तत्कालीन अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए दोस्तों, तत्कालीन का अर्थ क्या होता है? तत् यानी कि उस, और काल यानी कि समय, यानी कि उस समय के अल्मोड़ा में पंत जी का जन्म हुआ था। उस समय का अल्मोड़ा यानी कि वर्तमान बागेश्वर। तो कहीं पे अगर तत्काल अल्मोड़ा भी आ जाएगा, तत्कालीन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके पूर्वी भाग में, बागेश्वर के पूर्वी भाग में एक पर्वत है जिसे भीलेश्वर पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका पश्चिमी भाग है, इसका यहाँ पे एक पर्वत है, इसे कहते हैं नीलेश्वर पर्वत। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और उत्तर में इसके सूरज कुंड है और दक्षिण में इसके अग्निकुंड। तो ये आपको चार्ट याद रखना है कि पूरब और पश्चिम में, पूरब में भीलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर, और उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अब आप इसे याद तो कर लोगे कि भीलेश्वर, नीलेश्वर, सूरज, अग्नि। अब एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन जहाँ पे दिखते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में डर लगता है कि कहीं मैंने इसे टिक गोला कर दिया तो कहीं मेरा गलत ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी ट्रिक आपको अप्लाई करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो पूरब में क्या आ रहा है? लास्ट में बॉ आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? बॉ। अभी आपने इसमें +1 कर देना है। बॉ के बाद क्या आता है? भौ आता है। ठीक है, तो भौ से क्या हो जाएगा? भीलेश्वर। ठीक है, अब देखिए पश्चिम में लास्ट में क्या आ रहा है? मौ। और मौ को इंग्लिश में किससे शो करते हैं? एम। और एम में +1 कर दो तो क्या हो जाएगा? एन। तो एन से क्या हो जाएगा? नीलेश्वर। ठीक है, अब देखिए उत्तर में लास्ट में क्या आ रहा है? रॉ। उत्तर में क्या आ रहा है? रॉ। और रॉ को इंग्लिश में किससे शो करते हैं? आर से। इसमें भी +1 कर दो तो क्या हो जाएगा? एस। आर में अगर आर के बाद क्या आता है? एस आता है, तो एस से क्या हो जाएगा? सूरज कुंड। बाकी बच गया अग्निकुंड, वो आ जाएगा दक्षिण में। ठीक है, तो आप छोटे छोटे लॉजिक वाली रीजनिंग अपने जीके में भी अप्लाई किया करो। अब दोस्तों एक बात करते हैं, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य हिमालय में बसा हुआ है, घाटी में बसा हुआ है। बागेश्वर जिला किसके अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, और यह घाटी में बसा हुआ है। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि बागेश्वर किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मध्य हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो बीच में जो मैं बोलता हूँ या क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपने उनको भी क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अन्य नाम। तो बागेश्वर का अन्य नाम है उत्तर का वाराणसी। इससे उत्तर का वाराणसी, बागनाथ, अग्नितीर्थ, ब्यागेश्वर और नीलगिरी भी कहा जाता है। ये इसके सारे अन्य नाम है।
अब ब्यागेश्वर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव व्याघ्र का रूप यानी कि बाघ का रूप धारण करके विचरण करने आते थे, इसलिए इसको ब्यागेश्वर कहा जाता है। और नीलगिरी का जो दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है वो किया गया है मानस खंड में। मानस खंड में इसको नीलगिरी कहा गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि बागेश्वर का अन्य नाम क्या है, नीलगिरी। और ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है मानस खंड में। ठीक है, अब देखते हैं संगम। तो बागेश्वर में संगम हुआ है सरयू और गोमती का, गोमती और सरयू का संगम हुआ है। अब आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है कि बागेश्वर में किसका संगम हुआ है। देखिए बागेश्वर से हम याद रखेंगे बाघ या बाघ, ठीक है, बाघ या बाघ आप कुछ भी याद कर सकते हो। अब बाघ क्या खाता है, मांस खाता है। अब मांस को क्या कहते हैं, गोश्त। मांस को क्या कहते हैं, गोश्त। गोश्त भी कहते हैं मांस को। अब देखिए यहाँ पे किसका संगम होगा, गो से गोमती और सौ से हो जाएगा गो से गोमती और सौ से सरयू। तो जो नदियों के संगम की ट्रिक है दोस्तों, मैंने यूट्यूब में वीडियो 2 अपलोड किए हैं जिसमें 40 प्लस नदियों के संगम, 35 या 40 नदियों के संगम मैंने ट्रिक से याद कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि रट्टा मार के ये चीज़ें आदमी भूल जाता है बार बार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानस खंड। तो मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना माना गया है। ठीक है, मानस खंड में क्या कहा गया है, सरयू है इसे कहा गया है गंगा, और जो गोमती है इसे कहा गया है यमुना। तो आपने इसको याद रखना है। देखिए गोमती को आप गंगा मत कर देना, यहाँ पे जी बराबर नहीं है जी के, जी फॉर गोमती जी फॉर गंगा नहीं है। ठीक है, सरयू को कहा गया है गंगा और गोमती को कहा गया है यमुना। तो आपने याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तो सरयू और अगर गोमती में आप कंफ्यूज हो गए तो जी बराबर नहीं है जी के, इस टाइप से आपने इसे याद कर सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नीलगिरी को विंध्य अथवा स्वर्णांचल पर्वत और पीपल को अक्षयवट कहा गया है। नीलगिरी को कौन सा पर्वत कहा गया है, विंध्य या स्वर्णांचल पर्वत कहा गया है, और पीपल को कहा गया है अक्षयवट। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मानस खंड में अक्षयवट किस वृक्ष को कहा गया है, पीपल, बरगद, आम, इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो कहा गया है पीपल के वृक्ष को। माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज कहा गया है। मानस खंड में दोनों नदियों के संगम को क्या कहा गया है, सरयू और गोमती के संगम को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है तीर्थराज। ठीक है, तो इस टाइप से आपने डीप स्टडी करनी है। मानस खंड में गोमती और सरयू के मध्य नीलगिरी का वर्णन है। मानस खंड में सरयू और गोमती के मध्य नीलगिरी का वर्णन है, यानी कि नीलगिरी को ही क्या कहते हैं, बागेश्वर को कहा जाता है। तो मानस खंड में 2 नदियों के मध्य जो नीलगिरी है, ठीक है, यानी कि वर्तमान बागेश्वर, इसका वर्णन किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो बागेश्वर का अन्य नाम है नीलगिरी, वो मानस खंड में उल्लेख किया गया उसका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बागेश्वर मंदिर में 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव का शिलालेख है। इस लेख में बागेश्वर को ब्यागेश्वर कहा गया है। अब देखिए इस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे। किस टाइप से बनेंगे कि बागेश्वर मंदिर में किस शासक का शिलालेख है, तो बागेश्वर मंदिर में है भूदेव का शिलालेख। कौन से शासक का शिलालेख है, भूदेव का शिलालेख है। बागेश्वर मंदिर में भूदेव का शिलालेख है, वो कौन से शासक थे, चंद थे या पंवार थे या कत्यूरी थे, तो वो थे कत्यूरी शासक। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बागेश्वर का नाम ब्यागेश्वर किस में कहा गया है, तो किस में कहा गया है, ये कहा गया है बागेश्वर को भूदेव के लेख में कहा गया है। ठीक है, बागेश्वर को ब्यागेश्वर किस में कहा गया है, तो बागेश्वर को ब्यागेश्वर कहा गया है कत्यूरी शासक भूदेव का जो शिलालेख है उसमें ब्यागेश्वर कहा गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बागेश्वर के दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है बागनाथ का मंदिर, बागेश्वर में है बागनाथ का मंदिर, जो है गोमती और सरयू के संगम पर, गोमती सरयू के संगम पर है बागनाथ का मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौसानी। तो कौसानी से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कौसानी काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये है कोसी और गरुड़ के संगम पर, कोसी गरुड़ गंगा के संगम पर है कौसानी। तो आपने ध्यान रखना है कौसानी है कोसी और गरुड़ के संगम पर, और ये पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी कौन सी पहाड़ी पर है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है।
और इसका प्राचीन नाम है बलना। कौसानी का प्राचीन नाम क्या है? बलना है। कौशिक ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा। तो देखिए कौसानी और कौशिक ऋषि दोनों में को मैचिंग कर रहा है, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो याद करने में आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कत्यूर घाटी कौसानी के सामने स्थित है। तो देखिए कत्यूर घाटी कहाँ है? बागेश्वर में, कौसानी के सामने। महात्मा गांधी कौसानी 1929 में आए थे। अब देखिए दोस्तों, अभी एक एग्जाम हुआ था सचिवालय रक्षक का, उसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी पहली बार अल्मोड़ा कब आए थे। तो देखिए 1929 में कौसानी आए थे और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट बना 1997 में, यानी कि उस टाइम ये किसके अंतर्गत आता था? अल्मोड़ा के अंतर्गत आता था। तो आयोग ने क्या किया, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करके पूछ दिया कि गांधी जी पहली बार अल्मोड़ा कब आए। तो ये 1929 में आए थे। महात्मा गांधी कौसानी में 14 दिन तक रुके रहे थे। तो ये कौसानी में जब आए थे 29 में, तो ये 14 दिन तक रुके रहे और इन्होंने यंग इंडिया के अपने एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। और किस में कहा है? यंग इंडिया में कहा है। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया उसे अनासक्ति आश्रम का नाम दिया गया। महात्मा गांधी ने जहाँ पर प्रवास किया था उसे क्या नाम दिया गया है? उसे कहा गया है अनासक्ति आश्रम, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग का टीका लिखा था। इन्होंने एक गीता पे टीका लिखा था, अनासक्ति योग। कौसानी में गांधी जी की शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम है। तो ध्यान रखना आपने ये पॉइंट कि लक्ष्मी आश्रम कहाँ पे है। तो ये कहाँ है? कौसानी में है। और किसका है? सरला बहन। और ये किसकी शिष्या थी? गांधी जी की। अब देखिए लाइन तो ये एक है, तो क्वेश्चन इससे 4-5 बन रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम का है? कौसानी में। और ये आश्रम किसका है? सरला बहन का है। सरला बहन किसकी शिष्य थी? गांधी जी की। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम किसका है? तो सरला बहन का। तो इस टाइप से आपसे घुमा के कई टाइप के क्वेश्चन कर सकता है योग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गिरियाश टी का उत्पादन कौसानी में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उत्तराखंड में कौन सी टी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे होता है गिरियाश टी का उत्पादन। कहाँ पे? कौसानी में। तो ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौसानी सुमित्रा नंदन पंत की जन्म स्थली है, ठीक है। तो कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। और आयोग क्या करता है, ईयर भी पूछ रहा है, जो राइटर हैं इनके जन्म का और मरण का, दोनों का ईयर पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो आपने इनके जन्म का भी याद ध्यान रखना है कि पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। और एक एग्जाम में आयोग ने पूछ लिया था कि मुंशी प्रेमचंद, एक एग्जाम में आया था कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था 1936 में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके जन्म स्थल पंथ वीथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। पंत जी का जो जन्म स्थल था वहाँ पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपीदास कौसानी के सौंदर्य से काफ़ी प्रभावित थे। अब देखिए कौसानी के सौंदर्य से कौन प्रभावित था? गोपीदास। अब आयोग क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कौसानी के सौंदर्य से प्रभावित होने वाले गोपीदास का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से? तो इनका संबंध है संगीत से। तो इस टाइप से आयोग कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। और आयोग के क्या रहते हैं, 28-30 क्वेश्चन सिंपल रहते हैं और 10 क्वेश्चन का आयोग के काफ़ी टफ रहते हैं। तो यही 10 क्वेश्चन क्या करते हैं, मेरिट बनाते हैं। 25-30 क्वेश्चन सब अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, कि उत्तराखंड में जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, ये मंदिर कहाँ है, वो मंदिर कहाँ है। लेकिन जो फाइट होती है स्टूडेंट में वैकेंसी के लिए, वो होती है जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं टफ वाले, ये मेरिट डिपेंड यही करते हैं, ठीक है। मेरिट इन्हीं पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पिनाकेश्वर महादेव। तो आपको ये पॉइंट क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है। मैंने इनमें ज़्यादा डीप नहीं लिखा है कि हमें जितना हमें चाहिए जी के, हमें उतना ही याद करना है। ज़्यादा आपको क्या करना है, उत्तराखंड का इतिहास का नहीं बनना है और ना ही आपको कोई बुक लिखनी है। तो पिनाकेश्वर महादेव कहाँ पे? ये है कौसानी में। बूरा पिन्नाथ ये भी कौसानी में। और भकोट, भकोट भी है कौसानी में। अगर कौसानी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बागेश्वर आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बैजनाथ। तो बैजनाथ में संगम होता है गोमती और गरुड़ गंगा का। बैजनाथ में किसका संगम होता है? गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है। और बैजनाथ है मंदिरों का समूह। बैजनाथ क्या है? मंदिरों का समूह है। कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर। तो कोट भ्रामरी और नंदा मंदिर कहाँ पे है? ये है बागेश्वर में। अब आयोग क्या करेगा, आपको थोड़ा डीप पूछ लेगा तो पूछेगा कहाँ पे है बागेश्वर में, तो ये कहाँ पे है? डंगोली के पास स्थित है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पांडु स्थल। तो पांडु स्थल कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित है। पांडु स्थल कहाँ पे है? कुमाऊं गढ़वाल की बॉर्डर पर स्थित है। और माना जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने क्या किया था, महाभारत काल में अज्ञातवास किया था पांडु स्थल में। कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे मेला लगता है। तो पांडु स्थल में मेला कब लगता है? देखिए क्वेश्चन में अगर पूछे जाते हैं कि मेला, ये मेला कहाँ लगता है, वो मेला कहाँ लगता है, तो सिंपल क्वेश्चन इसे सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि पांडु स्थल में मेला कब लगता है, जन्माष्टमी को लगता है, होली को लगता है, दिवाली को लगता है, तो ये लगता है जन्माष्टमी को। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भद्रकाली। तो इस शक्तिपीठ को गढ़वाल की काली मठ के समान प्रतिष्ठा प्राप्त है। यानी कि गढ़वाल में जो काली मठ की वैल्यू है, ठीक है, काली मठ की जो प्रतिष्ठा है वो ही कुमाऊं में भद्रकाली की है। तो भद्रकाली की इस शक्तिपीठ को गढ़वाल के काली मठ के समान क्या है? प्रतिष्ठा प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है। गौरी गुफा बागेश्वर में, हक मंदिर बागेश्वर में और चंडिका मंदिर बागेश्वर में। तो आपको ये क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है। और ये हमारा परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग बागेश्वर ज़िला कंप्लीट होता है। बागेश्वर ज़िला हमने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम जिला सीरीज़ के और वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।